नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात इजराइल ईरान को लेकर हम करने वाले हैं। क्या ईरान इजराइल पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है? और अगर ईरान इजराइल की तरफ जाता है तो अमेरिका का क्या रोल होने वाला है? और क्यों इजराइल ने अमेरिका से कहा कि आप अपनी लिमिट में रहिएगा और अगर आप वहां पर रहते हैं तो खामियाजा आपको भी भुगतना होगा। मैं साथ ही साथ ईरान ने एक शर्त भी अमेरिका के आगे रख दी कि आप परमानेंट सीज फायर कराइए, नहीं तो हम इजराइल के ऊपर हमला कर रहेंगे। सीरिया में जब से ईरानी कमांडर की मौत हुई है, तभी से ईरान के जो तेवर हैं वो तल्ख हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पिछले कई दिनों से जंग का सामना कर रहा इजराइल क्या ईरान के लिए तैयार है? और अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है तो फिर अमेरिका और बाकी यूरोप के देशों का क्या रुख होने वाला है? हर एंगल से चीजों की पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही बात ऑकस समझौते को लेकर भी आज हम करने वाले हैं, क्योंकि ऑकस के अंदर जो है जापान की एंट्री हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल हिंदुस्तान को लेकर भी है कि क्या हिंदुस्तान को भी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इस संगठन के अंदर जगह देंगे, गठबंधन के अंदर जगह देंगे? इसको समझना होगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान के बीच बढ़ने लगी टेंशन। ईरान इजराइल पे कर सकता है हमला। दक्षिण गजा से इजराइल ने बुलाए सैनिक। ईरान की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिका। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान के बीच बढ़ने लगी टेंशन। ईरान इजराइल पे कर सकता है हमला। दक्षिण गजा से इजराइल ने वापस बुलाए सैनिक। ईरान की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिका। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान के बीच बढ़ने लगी टेंशन। ईरान इजराइल पे कर सकता है हमला। दक्षिण गजा से इजराइल ने बुलाए सैनिक। ईरान की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिका। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजराइल ईरान के बीच बढ़ने लगी है टेंशन। ईरान इजराइल पे कर सकता है हमला। कुछ अहम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या ईरान इजराइल पर हमला करेगा? यह बड़ा सवाल है। सीरिया पर हुए हमले का बदला लेगा ईरान। ईरान की सेना और मिसाइलें तैयार हैं। इजराइल ने गजा से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। ईरान के खिलाफ तैयारी करेगा इजराइल। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं। ईरान की हर हरकत पर अमेरिका की नजर है। इस सवाल को समझना होगा कि अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है तो फिर अमेरिका का क्या रुख होने वाला है। एक नई जंग का आगाज ईरान के खिलाफ कर सकता है, समझना होगा। ईरान की अमेरिका को भी धमकी, इजराइल से सैनिकों को निकाले अमेरिका, जो भी वहां पर मौजूद हैं या अमेरिकी नागरिक हैं उनको भी निकाले। अमेरिका को नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। गजा में युद्ध विराम कराए अमेरिका, ये ईरान ने कहा। युद्ध विराम नहीं हुआ तो हमला करेंगे। यानी कि ईरान का रुख साफ है कि वो किसी भी हालत में अब इजराइल के साथ जंग चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ अमेरिका का रोल होगा और क्या इजराइल ईरान के हमले के लिए तैयार है? क्या सऊदी, यूएई के ऊपर से ईरान की मिसाइलें अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देती हुई इजराइल तक पहुंच सकती हैं? क्या थॉट बेकार हो जाएगा? कई सवाल हैं जिनको समझना होगा। लेकिन दो खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र। जय हिंद आपको भी। जी नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, बातचीत करने के लिए। मेजर जनरल पीके सहगल सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा।
बड़ा अहम बयान है सर। इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान आतुर है, लेकिन अमेरिका को जो संदेश दिया जा रहा है उसको लेकर भी मैं बात करूंगा आपसे कि पहले ईरान ने कहा कि आपके जो भी नागरिक हैं वहां से उनको निकाल लीजिए, अगर कुछ नुकसान पहुंचता है तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और आज खबर आती है कि ईरान फिर अमेरिका को कहता है कि या तो आप परमानेंट सीज फायर कराइए, नहीं तो फिर हम जंग के लिए, युद्ध के लिए तैयार हैं। क्या वाकई में ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है सर? देखो, ईरान इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान साफ तौर पे चाहता है कि ये लड़ाई जो है और ना फैले। काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है जी। इसमें। उसकी जबरदस्त कोशिश है कि ये और लिमिटेड रहे, लेकिन जो उसकी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ या कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ जिसमें 2 जनरल मारे गए, उसने साफ तौर पे कहा कि उसका बदला तो अवश्य लेगा। बदला लेने के अनेकों तरीके हैं। पहले वो इजरायली एम्बेसी के ऊपर हमला कर सकता है जो दुनिया भर में तो उनके ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है, तो कहेगा कि हमने बदला ले लिया है। दूसरा, अमेरिकन एसेट जो है मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर हमला कर सकता है। तीसरे, जो अपने प्रॉक्सीज है जिसको रेजिस्टेंस फोर्स कहा जाता है, जिसमें हमास शामिल है, हुती शामिल है और हिजबुल्लाह शामिल है, उनके माध्यम से अटैक कर सकता है। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता इसराइल के साथ में और ना ही अमेरिका के साथ में। वो अमेरिका को साफ तौर पे कह रहा है कि आप इसमें दखल अंदाजी मत करना। उसका इशारा है कि अगर आपने दखल अंदाजी की तो मजबूरन हमको आपके खिलाफ ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसराइल ये भी जानता है कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है ईरान को भी। ऐसे में उसकी पूरी कोशिश है कि वो युद्ध को बढ़ाना बढ़ाए, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अली खमेनी ने साफ तौर पे कहा है कि हम इस हमला जो हुआ हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर, जिसमें हमारे 2 जनरल मारे गए और 5 और नागरिक मारे गए, हम इसका बदला अवश्य लेंगे। जी। बदला ये कैसे लेंगे, उनके पास अनेकों ऑप्शन है, लेकिन मेरे मुताबिक वो साफ तौर पर ये भी इशारा दे रहे हैं कि अगर गाजा में सीज फायर एक्सेप्ट कर लेता है ईरान इस समय, सॉरी इसराइल, तो हम हमला नहीं करेंगे। यानी दूसरे लफ्जों में वो वे आउट भी देखा जाए। उसकी जबरदस्त अभी भी कोशिश है कि जंग जो है सीमित रखा जाए, इसको फैलाया ना जाए। लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि एक्सीडेंटली ये जंग फैल सके। हो सकता है कि इसराइल के ऊपर ये डायरेक्टली हमला करे। उसने अपनी हर प्रकार की तैनाती कर ली है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर लिया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन वो ये भी जानता है कि रेड सी के अंदर जो पूरे आर्माडा है, हouthis के माध्यम से उसने सदर्न इजराइल के ऊपर हमला करने की बड़ी अनेकों बारी कोशिश की है। लेकिन 90% मिसाइल जो है, 90 to 95% मिसाइल जो है, वो जो अमेरिकन आर्माडा वगैरह है और वेस्टर्न आर्माडा है वो गिरा देते हैं। बाकी जो बची खुची होती है, वो जो आयरन डोम है वो उसको बर्बाद कर देता है। तो बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक। जहां तक हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, वो उसका ट्रम्प कार्ड है। उसको कब लॉन्च करता है, कैसे लॉन्च करता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन उनकी अभी तक कोशिश है कि वो लेबनान के इस तरफ और उस तरफ जो है बॉर्डर के आसपास की लड़ाई कर रहा है। अभी तक उसने डायरेक्ट इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया और ना ही करने वाला है। ठीक है। और अगर करता है तो वो सिविलियन टारगेट्स को अवॉइड करेगा। उसकी कोशिश होगी जितने भी मिलिट्री टारगेट्स हैं, जैसे कि उनके एयर बेसेस हैं, जैसे कि उनके मिसाइल इंस्टॉलेशन है, जैसे कि उनके ट्रांसमीटर वगैरह है, कम्युनिकेशन टावर्स हैं, उनके ऊपर हमला करें। पूरी कोशिश की जाएगी सिविलियंस के ऊपर हमला किया जाए, ताकि जवाबी कार्रवाई जो है वो भी सीमित रहे। ओके सर, मैं डॉक्टर महेंद्र आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले पीके सहगल सर, एक छोटा सा सवाल मुझे आपसे उसका जवाब जानना होगा, क्योंकि ईरान के साथ इजराइल की सीमा नहीं लगती है, बीच में इराक है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, सीरिया है, ये तमाम देश हैं जो आते हैं और यहां पर काफी अमेरिका की तैनाती है, चाहे उनकी डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात हो, तमाम तरह के हथियार तैनात हों। क्योंकि जब मैं चीजें पढ़ रहा था तो ये भी जानकारी आई कि मिसाइलें और ड्रोन के जरिए भी अटैक हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी सर, क्योंकि इनके आसमान से जब गुजरेंगे तो थार्ड की भी वहां पे तैनाती है, निकलना तो मुश्किल है जी। देखो, पहली बात है इसराइल के पास मिसाइल है जिनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। ये मिसाइलें जो है इसराइल के ऊपर हिट कर सकती है और इसराइल के पास साइबर सिक्योरिटी में भी इसराइल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी है। वो जब मिसाइल लॉन्च करेगा तो वो यकीन करेगा कि जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है उसको किसी ना किसी तरीके से नाकाम किया जाए फॉर द टाइम बीइंग, जब मिसाइल जारी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिसाइल जो है वो जाके हिट करे। नहीं तो
कोई इसका फायदा नहीं होगा। मुझे पक्का यकीन है कि उसको जी इस काम में मदद मिलेगी रशिया से भी और चाइना से भी। चाइना और रशिया ऑलरेडी मदद कर रहे हैं एज फार एज साइबर साइबर वॉरफेयर इज कंसर्न, एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज कंसर्न। और इसका फायदा उनको जी तमाम जो टारगेट की इंफॉर्मेशन है वो भी चाइना चाइना दे रहा है, और रशिया भी दे रहा है अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से। तो ये तमाम काबिलियत है ईरान के पास में, और ईरान यकीन करेगा कि अगर वास्तव में वो मिसाइल हमला करता है तो 80 to 90% मिसाइल जो उसकी सक्सेसफुल हो सकती है। वास्तव में होती है या नहीं, ये ठीक है कितना आयरन सर, डोम इसका उसको इंतजार बर्बाद रहेगा कर देगा, क्योंकि कितना अमेरिका आयरन डोम क्यों। जी सर, दो तीन कारण है, मैं उस पर फिर डिटेल से आपसे आगे बातचीत करूंगा। क्योंकि जब हमास ने रॉकेट से हमला किया था तो डिस्टेंस कम था, आयरन डोम के पास भी इतना वक्त नहीं था। और दूसरा कारण कि जब अगर ईरान से इतनी मिसाइलें आएंगी तो आयरन डोम के पास भी काफी टाइम होगा उनका पता लगाने में। मैं आऊंगा सर, कई सवाल हैं और, लेकिन डॉक्टर महेंद्र, जो चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अमेरिका का अब यहां पर क्या रोल होने वाला है सर? अगर इजराइल के ऊपर ईरान डायरेक्ट अटैक करता है तो क्या रोल होगा, और अगर हिजबुल्लाह के जरिए अटैक कराया जाता है तब बाइडेन प्रशासन का क्या रोल होने वाला है? नहीं, देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि ईरान सीधे रूप से इजराइल पे अटैक करने से बचेगा, और उसकी कोशिश होगी। जो अमेरिकन गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी है कि जो अमेरिका या इजराइल के जो एसेट्स हैं उन पे हमला हो सकता है, जी क्योंकि इब्राहिम रईसी की सरकार बहुत ही ज्यादा दबाव में है जिस तरीके से इजराइल ने सीरिया में उनके एम्बेसी पे आक्रमण किया। तो जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही थी कि जो बॉर्डर सीधे नहीं ईरान और इजराइल शेयर करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम देखें तो इराक में एक जो है कातिब हिजबुल्लाह, जो एक सिया संगठन है, जी वो एक एसेट के रूप में ईरान का है, उसका एक जो है प्रॉक्सी है ईरान का। वहीं अगर अगर आप ध्यान दें तो जो सीरिया में अल असद सरकार है वो खुद अपने आप में जी ईरान की प्रॉक्सी है। ईरान के समर्थन से ही वो सरकार चल रही है, तो उसके पास हमले करने के तमाम रास्ते हैं, बजाय इसके कि उसके पास सीधे वो सीमा नहीं शेयर करता है इजराइल के साथ। तो ये एक प्रमुख बात है। मुझे नहीं लगता है कि ईरान सीधे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएगा। वो जो अमेरिका या इजराइल के जो महत्वपूर्ण एसेट्स हैं, जो उनके जो है जी जो इंस्टॉलेशंस है उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक अपने जो अगर घरेलू दबाव में है, जिस तरीके से आप कहें तो एम्बेसी पे हमला करना, सीधे सरकार के ऊपर उसकी संप्रभुता पे हमला करना है। लेकिन सीरिया की जो स्थिति जी है, खासकर ऐसे में जब एक सिविल वॉर के बाद वहां पे ऐसी सरकार है जो ईरान के ही नियंत्रण में है, तो इस दबाव से उबरने की निश्चित रूप से जो है इब्राहिम रईसी की सरकार कोशिश करेगी। और वो जो भी जो डॉक्टर महेंद्र, जो चीज मैं समझना चाह रहा हूं, जो एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है कि 9/11 का हमला भी कुछ इस किया गया था, जब अलकायदा ने, तालिबान ने मिलकर अमेरिका पे वो हमला बोला था। 9/11 का वो दुनिया नहीं भूल सकती है। अगर अमेरिकन एसेट्स के ऊपर ईरान की मदद से हिजबुल्लाह या कोई और आतंकी संगठन हमला करता है या ईरान ही हमला करता है, तो फिर अमेरिका का क्या रुख होने वाला है, यह समझना चाहूंगा। नहीं, देखिए राजेश जी, एकदम साफ है कि ईरान जो है खुद नहीं करेगा वो, लेकिन उसके पास इतने जी प्रॉक्सीज हैं जिनको, जो बात मैं कह रहा था कि जिनको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात कहता है, कि चाहे हुतीज हों, चाहे वो हिजबुल्लाह हों, चाहे जो है कातिब हिजबुल्लाह हों, चाहे वो अल असद गवर्नमेंट हो, चाहे मतलब उसके पास तमाम ऐसे जो है एसेट्स हैं, जिनके एलाइज हैं या प्रॉक्सीज हैं, जिनके जी जरिए वो अमेरिका या इजराइल के एसेट पे हमला करके और एक तरीके से मुंह फेर सकता है, सीधे रूप से उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्योंकि अगर वो सीधे रूप से उसके ऊपर जिम्मेदारी लेगा तो हो सकता है कि उसका हश्र जो है इराक वॉर की तरह हो या अफगानिस्तान की तरह हो, और एक एक जो है अमेरिका को एक मौका मिल जाएगा सीधे रूप से ईरान में घुसने के लिए। और मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ ऐसा चाहता भी है। अगर हम देखें, जी 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 जो एक परमाणु शस्त्रों का बहाना लेके अमेरिका ने जिस तरीके से इराक में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, कोशिश यही है, बार बार अमेरिका ये
कोशिश कर रहा है कि कहीं पे भी कोई एक मौका ईरान दे जिससे उसको एक मौका मिले ईरान में वहां पे जाके अपना प्रभुत्व बनाए बनाए रखने के लिए। पहुंचने का तो तेहरान पे और अमेरिका मुझे की नजर है। सर मैं आता हूं आपके पास। पीके सहगल सर, जो पॉइंट, जी मैं आता हूं सर आपके पास। मेजर जनरल पीके सहगल सर, मैं जो डिस्टेंस देख पा रहा हूं, बाई एयर डिस्टेंस जो है ईरान से इजराइल का लगभग 1724 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है सर। किसी भी रडार सिस्टम के लिए ये काफी होता है कि किसी मिसाइल को पकड़ना, और ईरान के पास मिसाइलें जरूर हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, लेकिन क्या वाकई में वो अमेरिका के रडार सिस्टम को या आयरन डोम को चकमा दे सकती हैं? और जो मैंने एक चीज सर से भी पूछने की कोशिश की कि अमेरिका का अब क्या रोल हो जाएगा इन धमकियों के बाद सर? बड़ा अहम है। सारे के सारे लोग जो है हिंदुस्तान के दुनिया भर के वास्तव में जानना चाहते हैं कि अमेरिका के ऊपर हमला करेगा कि नहीं। पहली बात है, जहां तक 9/11 का ताल्लुक है, एब्सोल्युटली एन इम्पॉसिबिलिटी। ईरान की जरूरत भी नहीं है कि अपने डायरेक्टली या अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से 9/11 की तरह का हमला करे, क्योंकि उस वक्त का हमला करे या उनके एकदम करियर को बर्बाद करे या बड़े पैमाने पर किसी प्रकार का अमेरिका को हमला उसने किया, तो अमेरिका निश्चित रूप से एटॉमिक वेपन इस्तेमाल कर सकता है ईरान के खिलाफ और ईरान को कंप्लीटली बर्बाद कर देगा। इसी को निगाह में रखते हुए ईरान जो है एक किस्म से बाइंड में है। वो चाहता है कि बदला लिया जाए, लेकिन कैसे बदला लिया जाए वो उसके लिए बड़ी जबरदस्त दुविधा है। तो मैं साफ तौर पर जानता हूँ कि इजराइल और अमेरिका के साथ वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अगर वो इन्वॉल्व भी होता है तो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से होगा, जैसे कि लेबनान से उनके प्रॉक्सीज के में तमाम मिसाइलें हैं, तमाम प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं, बॉर्डर भी साथ में, कोई रास्ते में उनको डिटेक्शन का टाइम भी नहीं मिलेगा, और साथ में उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी बड़ी जबरदस्त है, और वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के माध्यम से फॉर द टाइम बीइंग उन रडार्स को जैम कर सकता है। और उनके पास, इजराइल के पास भी काउंटर मेजर्स है, जैसे कि हमारे पास भी काउंटर मेजर्स है। तो एक किस्म से दो तरफा लड़ाई होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऑफ द इरानियंस एंड द काउंटर सिस्टम ऑफ द इजरायलीज। कौन सक्सेसफुल होता है, कौन दूसरे के ऊपर हावी होता है, वो तो समय बताएगा, लेकिन दोनों के पास में काफी बड़े पैमाने पर काबिलियत है। लेकिन मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ताल्लुक है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ताल्लुक है, उसको हर प्रकार से चाइना की तरफ से सहायता और रशिया की तरफ से सहायता मिलेगी, और वो हो सकता है कि उस एन मौके पर उनके कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जैम करे, जिसका फायदा मिलेगा ईरान को। ईरान के पास ये क्षमता है, लेकिन क्या वास्तव में वो इन्वॉल्व होगा, क्या मौका देना चाहेगा इजराइल को और अमेरिका को कि उसकी फ्लेजिंग कैपेबिलिटी जो है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसको बर्बाद करे। इजराइल तो बड़े देर से मौका ढूंढ रहा है कि अगर ईरान उसको मौका देता है तो उसका बेहद फायदा उठाएगा। साथ में ईरान को यह भी मालूम है कि नवंबर के इलेक्शन में जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इतिहास में सबसे एंटी ईरानियन प्रेसिडेंट है, और वो किसी प्रकार से कोई मौका नहीं देना चाहते कि अमेरिका उनके खिलाफ किसी प्रकार से बड़ा बदला ले सके, क्योंकि ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में इलेक्शन होनी है, और साफ तौर पे रिपब्लिकन जो है प्रो इजराइल है, और ऐसे में बाइडेन को भी फोर्सिबली प्रो इजराइल होना पड़ेगा। चाहे इसके बावजूद वो एक तरफ से कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि युद्ध को बढ़ाया जाए, हम नहीं चाहते कि ये किया जाए, लेकिन साथ ही साथ आप देखो 14 to 18 बिलियन डॉलर्स के वेपन उनको और दे रहे हैं, हर प्रकार के उनको बॉम्ब सप्लाई करते जा रहे हैं। और ये जो बड़ी सोची समझी चाल है इजराइल की, कहा गया कि रस्ट एंड रिफिट को निगाह में रखते हुए ट्रुप्स को सदर्न गाजा से विड्रॉ कर रहे हैं। वास्तव में वो सदर्न गाजा से विड्रॉ करने का तरीका है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सर तेहरान भी इन चीजों को समझ रहा है कि अमेरिका हो या इजराइल हो, वो एक मौका ढूंढ रहे हैं ईरान की जमीन पर इस जंग को लड़ने के लिए, ताकि जो ईरान का कट्टर दुश्मन है इस वक्त, वो उसकी ताकत को कम किया जा सके। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार एक और अहम मुद्दे पर चर्चा, क्योंकि ऑकस के अंदर जापान की एंट्री होने वाली है, लेकिन क्या भारत को मौका मिलेगा, समझना होगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर।
फिर सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीन के खिलाफ अमेरिका ने बनाई रणनीति। ऑक्स का विस्तार करना चाहता है अमेरिका। ऑक्स में शामिल हो सकता है जापान और भारत। ऑक्स देश मिलकर बनाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइलें। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के खिलाफ अमेरिका ने बनाई रणनीति। ऑक्स का विस्तार करना चाहता है अमेरिका। ऑक्स में शामिल हो सकता है जापान, भारत। ऑक्स देश मिलकर बनाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइलें। ऑक्स का क्या विस्तार होने वाला है, इसको समझना होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अभी तक इसका सदस्य हैं। ऑक्स में जल्द ही जापान की एंट्री होगी। पिलर 2 का हिस्सा बनेगा जापान। क्या भारत को मिलेगा ऑक्स का ऑफर, यह हम एक्सपर्ट से आगे समझेंगे। क्या कुछ चारों देश मिलकर करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग करेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइलें मिलकर बनाएंगे, एआई पर मिलकर काम करेंगे। ऑक्स के तहत ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन दी जा रही है। ऑक्स से खौफ खाता है शी जिनपिंग का चीन। लेकिन क्या ड्रैगन का काल है ऑक्स, इसको समझना होगा। यह बड़ा अहम पॉइंट है। सितंबर 2021 में ऑक्स का गठन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका इसमें शामिल हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित है ऑक्स। चीन पर कंट्रोल के लिए ऑक्स का गठन किया गया है। परमाणु पनडुब्बी टेक्नोलॉजी पर समझौता होता है। 2021 रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ऑक्स में भारत को शामिल किया जाएगा। अमेरिका की फिर सफाई आती है कि नहीं, भारत को शामिल नहीं किया जाएगा। कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशना होगा कि क्या क्वेड की वजह से ही ऑक्स को बनाया गया है, जिस प्रकार से भारत नहीं चाहता था कि क्वेड मिलिट्री अलायंस बने। क्या उसके बाद ऑक्स का गठन हुआ है और क्या इसके अंदर भारत को जगह मिल सकती है, क्योंकि चीन सेंट्रिक, चीन के खिलाफ ये गठबंधन है, लेकिन इसमें भारत को जगह नहीं है। डॉक्टर महेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑक्स के अंदर जापान की एंट्री हो सकती है, लेकिन चीन का नंबर 1 दुश्मन या कहें नंबर 1 टारगेट भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है। 2021 की जैसे मैंने बात की कि जब बाइडेन से पूछा गया था कि क्या भारत को जगह मिल सकती है, उन्होंने कहा नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर महेंद्र, देखिए, जिस तरीके से चीन ने साउथ चाइना सी में एक तरीके से बहुत ही आक्रामक रवैया अपना रखा है, और अभी जी अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने एक ट्राइलेटरल समिट जो की है, ये साफ संकेत है कि जापान जो है इसका हिस्सा बनने जा रहा है। और कोशिश ये है कि जो ऑकस है उसके 2 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। पहला कि किस तरीके से इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको इनहेंस किया जाए, और जो पिलर 2 है वो ये है कि जो अंडर सी कैपेबिलिटीज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, चाहे वो हाइपरसोनिक हो, चाहे तमाम इस तरीके से उसको जो है एक चुनौती दी जाए चीन को इस पूरे क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। तो अभी जो कोशिश है, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि पिलर 2 को पे सहमति बनने की उम्मीद है, और निश्चित रूप से जापान को इसका हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कोशिश है कि किसी भी स्थिति में जापान, फिलीपींस जैसे तमाम, ताइवान जैसे तमाम ऐसे देश हैं जो चीन के इस आक्रामक, एक तरीके कहें इंपीरियलिस्ट रवैये से परेशान हैं, और अमेरिका जो है उसकी स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से चीन को कंटेन किया जाए, एकदम वैसे जिस तरीके से एक कंटेनमेंट पॉलिसी जो है अपनाई गई थी कोल्ड वॉर के दौरान। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है चीन को कंटेन करने की। उसके लिए उसको जापान का सहयोग करना पड़े, क्या अमेरिका की उस रणनीति में जहां पर चीन को कंटेन करना है, भारत फिट नहीं हो रहा है सर? नहीं, निश्चित रूप से है, भारत फिट हो रहा है। भारत क्वाड का हिस्सा है, और क्वाड जो है सबसे महत्वपूर्ण, अगर एक हम कहें कि मल्टीलेटरल जो है अलायंस है, जो चीन को चुनौती दे रहा है, और सिर्फ जो है सामरिक क्षेत्र पे नहीं, आर्थिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन्स के जो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, तो
भारत उसका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है और शायद यही वजह है कि चीन बार बार भारत को हमारे सीमा क्षेत्र पे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। नए मैप जारी करके अरुणाचल पे विवादित बयान देके ये कोशिश कर रहा है कि भारत जो है इसका हिस्सा ना बने। लेकिन पहली बार भारत जो है ने जो है एक आप कहें कि एक रियलिस्टिक जो है फॉरेन पॉलिसी अपनाते हुए क्वाड का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने हम तैयार हुए और जो है किस तरीके से चीन को चुनौती दी जाए, चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं हमने कभी नहीं, अभी भी हमारी आर्थिक अगर संबंध की बात करें तो चीन के पक्ष में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आर्थिक संबंध। लेकिन इसके बाद भी चलिए मैं आता हूं, मैं फिर आता हूं आपके पास, क्योंकि कुछ और मेरे पास बड़े कड़वे और अहम सवाल हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, कल एक और अहम खबर आई कि क्वेड के 3 सदस्य देश जो हैं वो साउथ चाइना सी में नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, हिंदुस्तान की जगह उसमें फिलीपींस शामिल होगा। अब ऑक्स की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर जापान को साथ में लाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद हैं। भारत को लेकर मैं समझना चाहता हूं सर, उस जो एक्सरसाइज होने वाली है उसमें भी भारत के लिए जगह नहीं, और जो ये जो समझौता है ये क्या क्वेड के, जब क्वेड सक्सेस नहीं हो रहा था, अगर मैं और आसान शब्दों में कहूं तो फिर ऑक्स लाया गया, क्योंकि मिलिट्री अलायंस अमेरिका चाहता था कि क्वेड बने, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि रूस और ईरान नाराज हो। उसकी वजह से क्वेड मिलिट्री अलायंस नहीं बना और अमेरिका ने ऑक्स को तवज्जो दी और ऑक्स आगे बढ़ रहा है। सर, कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, हिंदुस्तान में रशिया को इग्नोर कीजिए। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा था वो किसी भी मिलिट्री अलायंस में इन्वॉल्व नहीं होगी, इसीलिए क्वाड जो है इसे नॉन मिलिट्री अलायंस, जहां तक ऑकस का ताल्लुक है, ऑकस का मिलिट्री अलायंस। और अगर अमेरिका हिंदुस्तान को ऑफर भी करता है तो हिंदुस्तान अपने हितों को निगाह में रखते हुए किसी भी हालत में मिलिट्री अलायंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। हमारे हित में नहीं है, क्योंकि चीन का हिंदुस्तान के बहुत बड़ा बॉर्डर है और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी हम चीन को प्रोवोक करें या चीन हमको प्रोवोक करे, एंड इट्स नॉट इन आवर इंटरेस्ट। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हितों के अनुसार चलाते हैं, ना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के इशारे पे या जापान के इशारे पे या ऑस्ट्रेलिया के इशारे पे या ब्रिटेन के इशारे पे चलेगी। हिंदुस्तान किसी भी हालत में ऑकस का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑकस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इज अ मिलिट्री अलायंस। क्वाड जो है इज अ नॉन मिलिट्री अलायंस। क्वाड ने साफ तौर पर कहा कि हम चाइना को कंटेन करने की भी कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल वाटर्स है उनमें तमाम कानून की तरह वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्रीडम ऑफ एयर स्पेस होनी चाहिए, और उनके अंदर हर एक को कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंप्लीट इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। तो जो ऑकस का मकसद है वो इससे कंप्लीटली डिफरेंट है, वो किसी से मिलिट्री चुनौती देगा चीन को। तो इसलिए हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि वो अगर क्वाड को भी मिलिटराइज करने की कोशिश की जाए तो हिंदुस्तान शायद उससे अलग हो जाएगा। हिंदुस्तान वाज द लास्ट एंट्रेंट इनटू क्वाड, उसके बाद ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया वाज द लास्ट वन, लेकिन हिंदुस्तान ने भी बड़ा सोच समझ के बाद क्वाड में किया, ये यकीन करते हुए कि क्वाड जो है किसी प्रकार से मिलिट्री अलायंस नहीं होगा, लेकिन हम हर प्रकार से रोल अदा करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी, हमारे वॉरशिप्स हमेशा अभी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में तैनात है, वो सिर्फ ये यकीन करने के लिए कि जो ग्लोबल कॉमन्स है उनके अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्रीडम ऑफ एयर स्पेस को है चीन चुनौती ना दे। अगर चीन उनको चुनौती देता है तो हिंदुस्तान को अवश्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है, वो अलग बात है, लेकिन हम एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एंड दैट इज वन रीजन। मैं चीज समझना चाहता हूं, अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए, सर बड़ा अहम सवाल है, अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस को साथ में ला रहा है, और हिंदुस्तान के साथ 2020 से ही तनाव चरम पे है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान अकेले अपने दम पर चाइना का मुकाबला कर सकता है और दुनिया की सुपर पावर को और देशों की जरूरत है? ठीक है सहगल साहब, देखो, चीन को कंटेन करने के लिए जो अमेरिका कार्रवाई कर रहा है, वास्तव में अमेरिका जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि वो अपने जो जितने भी वहां पे उसके फ्रेंड्स है, चाहे वो जापान है, चाहे वो वियतनाम है, ताइवान है या फिलीपींस है, मतलब चीन किसी को के ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो दे कैन डिपेंड ऑन अमेरिका।
जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को इस कॉफी की कोई चुनौती नहीं है, हिंदुस्तान को इस कॉफी की डिपेंडेंस की आवश्यकता नहीं है। वो फिलीपींस के साथ कर रहा है क्योंकि चाइना जो है उनके जो पारसल आइलैंड का उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि सारा का सारा जो साउथ 12 डैश लाइन तक पानी पानी मेरा है, जिसके खिलाफ जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने साफ तौर पे फैसला दिया था, कहा था कि चीन के जितने भी ये बेसिस है केवल कंप्लीटली बेबुनियाद है। उन्होंने कहा ये सारे के सारे इंटरनेशनल वाटर से इंटरनेशनल एयर स्पेस है और इसके ऊपर हर प्रकार की फ्रीडम होगी, जिसको चाइना मानने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि वो अमेरिकन जो एलाइज है वहां पर और जो अमेरिकन एसेट्स है वहां पर जी उनकी सुरक्षा के लिए हर प्रकार से इन देशों के साथ मिलजुल कर कार्रवाई करेगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द अमेरिकन आर ट्राइंग टू डू। ठीक है सर। डॉक्टर महेंद्र, लेकिन मैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इन चीजों को। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की एंट्री को लेकर बहुत तेज बातें चल रही हैं। हाल ही में खबर आई थी, पाक के प्रतिनिधि रूस से लौटे थे और कहा था कि रूस की तरफ से यस कह दिया गया है कि अब जो रूस के अंदर ब्रिक्स की समिट होगी वहां पर पाकिस्तान की एंट्री हो जाएगी। और लगातार एक खबरें सुर्खियों में रही कि चीन चाहता है धीरे धीरे भारत को ब्रिक्स के अंदर साइडलाइन कर देना। क्वेड की पिछले साल मीटिंग नहीं हुई, इस साल भी क्वेड को लेकर जो चर्चाएं होती थी वो अब चर्चाएं हो नहीं रही। किस प्रकार से हम देखें सर, ब्रिक्स में भी साइडलाइन करने की बात चल रही है, क्वेड की मीटिंग हो नहीं रही है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आज जो है भारत की स्थिति है कि उसको जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से चाहे क्वाड हो उसको साइडलाइन किया जा सकता है। अभी जहां तक जापान को जोड़ने की बात सर, पिछले साल मीटिंग नहीं हुई सर, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। देखिए, पिछले साल क्वेड की मीटिंग नहीं होती। जो बाइडन, सुन लीजिए सर, जो बाइडन गणतंत्र दिवस पे जो उन्होंने आना था वहां से इनकार कर देते हैं लास्ट टाइम पर। शी जिनपिंग अमेरिका की यात्रा करते हैं, विदेश मंत्री उनके अमेरिका की यात्रा करते हैं। आज ही खबर आती है कि अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बीजिंग में बैठी हैं सर। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर जापान को ऑकस में जोड़ने की बात चल रही है तो इसके पीछे अगर हम देखें, जापान और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 1960 से है, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात की जा रही है। ऐसे समय में जब पहली बार जापान ने एक, अगर डिफेंस क्षेत्र में बात करें तो जापान ने अपनी न्यूट्रलिटी को छोड़ के पहली बार सबसे बड़ा जो है डिफेंस बजट बनाया है। तो कहीं न कहीं अमेरिका की जो हथियारों की फैक्ट्री है, जो उसकी निगाह भी जापान की तरफ है। और जो बातें हो रही हैं कि किस तरीके से जो अंडर सी कैपेबिलिटीज हैं ऑकस की, या जो है जिस तरीके से चीन को चैलेंज देने की, चाहे वो हाइपरसोनिक्स हो, चाहे जो है साइबर सिक्योरिटी हो, तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे कोऑपरेशन करने की। तो इसका अगर देखिए, भारत की विदेश नीति ने एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लिया है मेरे हिसाब से, कि हमने अपनी विदेश नीति को मल्टी लेयर्ड, मल्टी अलाइंड बनाया है। और ऐसे में किसी एक दो घटना से हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। हमें कोई भी देश इसलिए नहीं साइडलाइन कर सकता, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम सबसे बड़ी जो है जो अगर कहें कि हम सबसे बड़ा आर्थिक रूप से एक सबसे बड़े बाजार है, जो मुक्त बाजार की व्यवस्था है, उसमें हम सबसे सक्षम देश के रूप में, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, तो अमेरिका किसी भी तरीके से हमें चाह के भी आज नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जिस तरीके से जो है अमेरिका चाह के भी चीन को 1970 के दशक में नजरअंदाज नहीं कर पाया। तो आज हमारी ऐसी स्थिति है। और निश्चित रूप से ये जो अलायंसेस हैं, चाहे ऑकस हो चाहे क्वाड हो, मुझे लगता है कि जो भारत का ऑब्जेक्शन था वो सही था कि अगर हम चीन को चुनौती देना चाहते हैं सही रूप में, तो हमें चीन को आर्थिक रूप से घेरने की आवश्यकता है। और क्योंकि आज देखिए, जो आधुनिक युग है वो सीधे लड़ाई करने का युग नहीं है। जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो साइबर वॉरफेयर है, ये सारी चीजें हम जो है अगर संघर्ष होता है तो उसको डोमिनेट करने वाली हैं। तो उसमें ऐसी बात नहीं है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए या एक ट्राइलेटरल समिट, जो, क्योंकि देखिए, अगर चीन की आक्रामकता से सीधे रूप से कोई देश परेशान है सबसे ज्यादा, तो वो जापान, साउथ कोरिया,
फिलीपींस और जितने भी ये देश हैं वो चीन की आक्रामकता से ज्यादा परेशान है। सर तो भारत परेशान नहीं अमेरिका है जहाँ पे लद्दाख में भारत परेशान नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं कि नहीं, मैं अरुणाचल कतई नहीं प्रदेश कह में रहा जो हूं, मैं कतई पिछले नहीं कह एक रहा हूं। महीने में और 4 बार नाम भारत परेशान नहीं है? नहीं, भारत परेशान 20 है, जवानों को इसी खो वजह से चुके हैं भारत सर ने 2020 में, इसीलिए कैसे भारत, भूल सकते हैं हम? मैं बता रहा हूं, भारत परेशान है, इसीलिए भारत ने कोट अनकोट जो पहले स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात होती थी फॉरेन पॉलिसी में, भारत ने उसको छोड़ दिया। भारत ने कहा नहीं, हम जी किसी उस देश के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों को हम आगे बढ़ाने में जो है सहयोग करे। तो जो एक पुरानी बहुत सिद्धांत होता था कि नहीं एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और हम जो है किसी महाशक्ति से समझौता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमारे ऊपर ये इल्जाम जी लगेगा कि हम उनके दबाव में अपनी संप्रभुता के साथ समझौता कर रहे हैं। तो भारत ने ये साफ जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका के साथ या रूस के साथ या किसी भी देश के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए समझौता कर सकते हैं और हम सामंजस्य भी बैठा ठीक सकते है। हैं। मैं आता हूं सर, साबित किया है। पीके सहगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं एक और इंटरेस्टिंग सवाल लेकर। 2021 में ऑक्स को लेकर अमेरिका से पूछा गया था, बाइडेन से पूछा गया था कि क्या भारत को शामिल किया जा सकता था। उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था कि यह पॉसिबल नहीं है। अमेरिका के रोल को मैं समझना चाह रहा हूं सर। अरुणाचल प्रदेश पर वो भारत का समर्थन करता है, लेकिन शी जिनपिंग अमेरिका की यात्रा भी करते हैं, उनके विदेश मंत्री भी यात्रा करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उनकी बीजिंग में आकर तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करती हैं। कैसे हम देखें जापान को हथियारों की सप्लाई, अमेरिका को सबमरीन की सप्लाई और हिंदुस्तान को अरुणाचल प्रदेश जैसे मुद्दों पर समर्थन, अमेरिका की क्या भूमिका हम देख रहे हैं ऑक्स के अंदर भी और क्वेड के अंदर भी? सर देखो, अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि अगर उसका जितनी भी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है कंप्लीटली खराब हो जाती है अगर हिंदुस्तान पुल आउट हो जाता है। हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट है एज फार एज इंडो पैसिफिक पॉलिसी कंसर्न, और वो साफ तौर पे जानते हैं कि ऑकस में हिंदुस्तान कभी भी शामिल नहीं होगा। तो ऑकस जैसे मैंने कहा मिलिट्री अलायंस है, और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हमारे फॉरेन पॉलिसी और हमारे हितों के खिलाफ है। हम किसी भी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे जिसका मकसद है चाइना का मिलिट्री कंटेनमेंट। आप इकोनॉमिक कंटेनमेंट करना चाहते हो तो अलग बात है, उसमें हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिसमें मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन या मिलिट्री कंटेनमेंट हो सकती है उसमें हम किसी तरह से शामिल नहीं होंगे। और बाइडेन ये साफ तौर पर जानते हैं कि हिंदुस्तान किसी भी हालत में एक मिलिट्री अलायंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम ऑफर भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफर हिंदुस्तान ठुकरा देगा, विच विल बी अ स्लैप इन द फेस ऑफ बाइडेन। और इसलिए बाइडेन जो है वो एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को ऑफर ही नहीं देंगे इस मौके की, क्योंकि साफ तौर पे और ये भी साफ तौर पे अगर देखो चाहे कोई भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो पिछले 15-20 साल से बार बार दोहराते हैं कि हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिकली उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर रहा है, हर प्रकार से आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, हर प्रकार से वेपन सिस्टम दे रहा है, हर प्रकार से इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है जी, आपको उस माफी की मदद कर रहा है, जिससे आपकी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर आपकी मिलिट्री पोजीशन काफी से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। हर प्रकार से सहायता दे रहा है रक्षा क्षेत्र में, जहां पर आपकी आवश्यकता है वो साफ तौर पे हिंदुस्तान अमेरिका को जाता है कि हिंदुस्तान को कभी ट्रुप्स ऑन ग्राउंड की आवश्यकता नहीं होगी, कभी अमेरिकन की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, अदर देन इंफॉर्मेशन सपोर्ट, अदर देन साइबर वॉरफेयर सपोर्ट, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट अगर जरूरत पड़े तो, और ये पूरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह और सर्वेलेंस सपोर्ट वगैरह। इसके अलावा हिंदुस्तान जो है काफी से ज्यादा मजबूत है एज ऑफ टुडे। इट्स द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड टुडे एंड वी आर इन अ पोजीशन टू टेक ऑन चाइना बाय आवरसेल्व्स। इसमें किसी प्रकार का कोई ना चाइना को शक है ना अमेरिका को शक है, लेकिन हिंदुस्तान ना अमेरिका को शक है, इन्वॉल्व नहीं होगा। जी मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन डॉक्टर महेंद्र इसके पीछे क्या, जो मैंने तर्क भी दिया था और कहा था कि रूस और ईरान एक बड़ा अहम कारण है जिस कारण ना तो भारत क्वेड को मिलिट्री अलायंस बनने देना चाहता है, ना ही ऑक्स को चाहता है कि उसमें वो शामिल हो, क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ एक अहम रिश्ते हैं। चीन को कंटेन करने के चक्कर में दो और देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्या ये वो कारण था जिस कारण भारत ने अपने कदमों को पीछे खींचा? डॉक्टर महेंद्र नहीं, देखिए मुझे जो लगता है सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भारत कभी भी किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बना है
और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दौरान भी जो जो बात की गई थी कि हम किसी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि हम हमारी जो है रूस के साथ जो है एक बहुत ही आप कहें ऐतिहासिक रूप से हमारे बहुत ही बेहतर संबंध रहे, और आज भी हम जी तमाम कोशिशों के बावजूद अगर रक्षा सौदों की बात करें तो अभी भी हम बहुत बड़ी संख्या में 60%, करीब 55% अभी भी है डाइवर्सिफाई करने के बाद भी अमेरिका फ्रांस के, कि हम रूस के ऊपर निर्भर हैं। तो और हाँ, ईरान की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि भारत को कोई ऐतराज होगा ईरान या चीन के खिलाफ जाने में, लेकिन रूस के खिलाफ जाने में भारत को नुकसान और ऐतराज दोनों हो सकता है। और यही है कि हमने तेल खरीदा उनके रूबल टू रूबल उसमें पूरे युद्ध के बीच में, तो क्या हम अपने राष्ट्रीय हितों का ठीक है। समझौता कर लें अमेरिका के दबाव में? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हमने कोशिश की है कि दोनों देशों के बीच एक सामंजस्य बैठाने की, और ऐसा नहीं है कि ऑकस या किसी और सैन्य गठबंधन जिसकी बातचीत चल रही है उसमें एकदम से रास्ते बंद है। भारत नेगोशिएट कर रहा है, लेकिन उसको अपने जो राष्ट्रीय हित है उसको सर्वोपरि रख के, और ठीक है। हमने साफ किया है कि किसी भी स्थिति में अगर चीन की बात करें तो हम चीन के विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ हैं। उनको रोकने के लिए जो भी देश आगे जी बढ़ेंगे उनके साथ हम खड़े हैं। ये तो बहुत साफ है भारत की विदेश नीति में। ठीक है सर, बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि मेरे पास 1 ही मिनट बचा है आखिरी। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जो पॉइंट मुझे समझना है, क्योंकि दुनिया कई हिस्सों में बंट रही है सर, दुनिया कई हिस्सों में बंट रही है सर, वहां पर आप कब तक गुट निरपेक्ष रह पाएंगे? ठीक है सहगल सर। देखो, हिंदुस्तान जो है किसी भी एक हिस्से के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान इज अ ग्रोइंग सुपर पावर बाय इटसेल्फ, और उसकी इन्फ्लुएंस आज दोनों साइड में है। आज जितने भी दुनिया के बड़े देश है, छोटे देश है, तो सारे के सारे बेंडिंग बैकवर्ड्स है टू मूव इंडिया। और आप देखो, सारे के सारे चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नाता करने के साथ, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड इंप्रूव करने के लिए साथ में। इसलिए हिंदुस्तान किसी की पक्षबाजी नहीं करता। पक्षबाजी करता तो अपने हितों की करता है, और हम तमाम चीजें वही करेंगे जो हमारे हित के अनुसार है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वी कैन नॉट टेक साइड्स। अगर आप देखो, रशिया यूक्रेन वॉर है तो हिंदुस्तान का स्टैंड एक किस्म से न्यूट्रल रहा है। हमने साफ तौर पे कहा कि ये ठीक है सर, हम न्यूट्रल, हमारी विदेश नीति है। माफी चाहूंगा सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल पीके सहगल सर और डॉक्टर महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो भारत की विदेश नीति हमेशा तटस्थ रही, निष्पक्ष रही, वो आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगी। तो डिफेंस स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।